हरिपुर नामक एक गांव में दो मित्र रहते थे, सोनालाल और बंसीलाल। मित्र, तुम दिन रात इतनी जी तोड़ मेहनत करते हो पर फिर भी अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हो, क्या बात है? अरे भाई, मैं तुम्हें क्या बताऊं। मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ, लेकिन जितनी मेहनत करता हूँ उतना अनाज मुझे नहीं मिल पाता। क्या करूं भाई, थोड़े से अनाज से ही मुझे घर का सारा खर्च उठाना पड़ता है। अब तुम ही बताओ मित्र, मैं क्या करूं? मेरे भाई, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं आज ही महाराज से बात करता हूँ। महाराज बड़े दयालु हैं, वो तुम्हें काम पर जरूर रख लेंगे। महाराज, सोनालाल बहुत ही ईमानदार है। वह हमारे साथ मिलकर इस बगीचे को और भी हरा भरा बना देगा। सोनालाल, तुम्हें अपने मित्र के साथ मिलकर हमारे बगीचे की देखभाल करनी है। इसके लिए मैं तुम्हें हर महीने 20 सोने की मोहरें दूंगा। यदि तुम यहाँ पर ईमानदारी से काम करोगे तो जल्दी ही तुम्हारी पगार बढ़ा दी जाएगी। जी महाराज, मैं पूरी ईमानदारी से आपका काम करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, जो आपने मुझे इस काबिल समझा। अगले ही दिन से सोनालाल अपने मित्र बंसीलाल के साथ काम करने लगता है। इसी प्रकार कई दिन गुजर जाते हैं। अरे मित्र, आज तुम्हें क्या हुआ? क्या आज तुम राजमहल नहीं जाओगे? अरे भाई, मैं तुम्हें क्या बताऊं, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। आज तुम अकेले ही राजमहल चले जाओ। महाराज को कह देना कि मैं आज नहीं आ सकता। ठीक है मित्र, तुम अपना ख्याल रखना। ये कहकर सोनालाल उस दिन अकेले ही राजमहल चला जाता है और बगीचे में काम करने लगता है। उसे अकेला काम करते देखकर राजा उसके पास आता है। अरे सोनालाल, आज तुम अकेले ही बगीचे में काम कर रहे हो। आज बंसीलाल नहीं आया, क्या बात है? महाराज, आज बंसीलाल की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह काम पर नहीं आया है। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम आराम से काम करो सोनालाल। आज तुम इस स्थान पर एक वृक्ष लगा देना, ठीक है? ठीक है महाराज, मैं अभी थोड़ी ही देर में यहाँ वृक्ष लगा दूंगा। सोनालाल की बात सुनकर राजा वहां से चला जाता है। मैंने सभी फूलों को पानी दे दिया है। चलो अब उस स्थान पर एक गड्ढा खोदकर एक वृक्ष लगा देता हूँ। इतना सोचकर सोनालाल गड्ढा खोदने लगता है। कुछ देर गड्ढा खोदने के बाद अचानक सोनालाल के फावड़े से कोई वस्तु टकराती है। अरे यह क्या? यह आवाज किस चीज की थी? मुझे लगता है यहाँ पर कोई वस्तु है। ऐसा करता हूँ, जल्दी से इस स्थान को खोद देता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ क्या है। सोनालाल जल्दी से उस स्थान को खोद देता है। अरे वाह, यह तो एक संदूक है। बगीचे के बीचों बीच में यह संदूक, मतलब जरूर इसमें कोई कीमती वस्तु होगी। चलो इसे खोलकर देखता हूँ। सोनालाल जैसे ही उस संदूक को खोलकर देखता है तो वो हैरान हो जाता है। अरे वाह, यह संदूक तो सोने की मोहरों से भरा हुआ है। चलो मैं जल्दी से इस संदूक की खबर महाराज को दे देता हूँ। इसे देखकर वो बहुत खुश होंगे। महाराज जल्दी चलिए, बगीचे में कोई पुराना संदूक निकला है। राजा सोनालाल के साथ उस संदूक के पास पहुंचता है। संदूक को देखकर राजा बहुत खुश होता है। अरे वाह सोनालाल, यह संदूक तो मेरे पूर्वजों का है। इस संदूक को मैं कितने वर्षों से ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे यह संदूक कहीं नहीं मिला और आज तुमने इस संदूक को यहाँ ढूंढ लिया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ हूँ सोनालाल। आज तुमने अपनी ईमानदारी का खरा सबूत दिया है। तुम चाहते तो इसे चुपचाप यहाँ से ले जा सकते थे, मगर तुमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। इसलिए मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहता हूँ। मांगो सोनालाल, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? महाराज, ईश्वर और आपकी कृपा से मुझे और मेरे परिवार को 2 वक्त का खाना तो मिल ही जाता है। मैं जितना भी कमाता हूँ उतने में ही खुश हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और वैसे भी महाराज, ये खजाना तो आपके पूर्वजों का ही था, इसलिए इस खजाने पर सिर्फ आपका ही अधिकार है। अरे वाह सोनालाल, तुम तो वास्तव में एक महान इंसान हो जिसे दुनिया की मोह माया से कोई वास्ता नहीं है। मैं तुम्हारे विचारों से बहुत प्रभावित हुआ हूँ सोनालाल। अब तुम्हें यह काम करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज से मैं तुम्हें अपना मंत्री नियुक्त करता हूँ। इस तरह सोनालाल की किस्मत उस दिन से पूरी तरह बदल जाती है। कुछ दिनों बाद जब बंसीलाल वापस काम पर लौटा। अरे सैनिक भाई, आज मेरा मित्र सोनालाल काम पर नहीं आया, क्या बात है?
अरे बंसीलाल भाई, अब सोनालाल जी माली नहीं रहे, अब वह इस राज्य के मंत्री बन गए हैं। महाराज ने सोनालाल जी को अपना खास मंत्री बना दिया है। क्या कहा? मेरा मित्र मंत्री बन गया है? अरे वाह, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। सैनिक भाई, मैं अभी अपने मित्र से मिलकर आता हूँ। अरे नहीं बंसीलाल, तुम अंदर नहीं जा सकते। चुपचाप जाकर अपना काम करो, तुम्हें अंदर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन सैनिक भाई, वह तो मेरा परम मित्र है, मैं आखिर अपने मित्र से क्यों नहीं मिल सकता? सैनिकों से बार बार गुजारिश करने के बाद भी सैनिक बंसीलाल को अंदर नहीं जाने देते, जिसे देखकर बंसीलाल बहुत दुखी हो जाता है और काम करने वापस बगीचे में चला जाता है। लेकिन उसका मन अपने मित्र सोनालाल के बिना नहीं लग रहा था। सैनिकों, जाओ और मंत्री जी को उनके घर छोड़कर आओ। राजा के आदेश पर सैनिक सोनालाल को रथ पर बिठाकर उसके घर की तरफ जाने लगते हैं कि तभी उसका मित्र बंसीलाल वहां आ जाता है। अरे भाई सोनालाल, तुम तो अब मंत्री बन गए हो। तुम्हें मंत्री बनने पर मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। मित्र, यदि तुम बुरा न मानो तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? तुम्हारे साथ बहुत सी बातें करनी है। नहीं बंसीलाल, आप मंत्री जी के साथ नहीं जा सकते। यह रथ केवल महाराज और मंत्री जी के लिए ही है। इस रथ पर तुम नहीं बैठ सकते। ये बात सुनकर बंसीलाल और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। बंसीलाल को दुखी देखकर सोनालाल भी दुखी हो जाता है। सैनिक तुरंत सोनालाल को लेकर वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बगीचे में राजा का पुत्र राजकुमार विक्रम खेल रहा होता है कि अचानक वहां पर कहीं से एक जहरीला सांप निकल आता है और राजकुमार को काट लेता है। सांप के काटते ही राजकुमार तुरंत बेहोश हो जाता है। जैसे ही बंसीलाल ये देखता है, उसके हाथ पांव फूल जाते हैं और वह तुरंत राजा के पास पहुंच जाता है और राजा को घटना के बारे में बताता है। जैसे ही राजा को यह बात पता चलती है, वह उपचार के लिए तुरंत अपने राज्य के सबसे बड़े वैद्य को बुला लेता है। महाराज, राजकुमार को 5 दांत वाले एक विषैले सांप ने काटा है, जिसका विष मनुष्य को धीरे धीरे 1 सप्ताह में मार डालता है और इस विष का उपचार मेरे और इस संसार के किसी भी वैद्य के पास नहीं है। वैद्य जी, तो क्या अब हमारे पुत्र की जान बचाने का हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है? सिर्फ एक रास्ता है महाराज, और वो रास्ता बहुत कठिन है। उत्तर दिशा में पड़ने वाली जजंत्रम पहाड़ियों के बीचों बीच एक जंगल है, जिसमें बोलने वाला एक जादुई पेड़ है। यदि उस पेड़ की कुछ पत्तियां मिल जाएं, तो उन पत्तियां का रस पानी में मिलाकर अगर राजकुमार के मुंह में उसकी कुछ बूंदें डाल दी जाए, तो राजकुमार के शरीर में फैला विष अपने आप खत्म हो जाएगा और राजकुमार ठीक हो जाएंगे। तो फिर ठीक है बंसीलाल, तुम तुरंत जाओ और उस पेड़ की पत्तियां लेकर आओ। क्षमा कीजिए महाराज, लेकिन उस पेड़ से पत्तियां लाना सबके बस की बात नहीं है। वह वृक्ष पहले पहेलियां पूछता है, फिर अपनी पत्तियां देता है, और अगर कोई उसकी पहेलियों का उत्तर नहीं दे पाए तो वो वृक्ष उस इंसान को अपना बंदी बना लेता है। वाह, ये तो और भी अच्छी बात है। आखिर मैं भी देखूं कि बंसीलाल कितना बुद्धिमान है। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी बंसीलाल के साथ जाना चाहता हूँ। नहीं मंत्री जी, यह विशाला सांप बंसीलाल की लापरवाही के कारण ही हमारे बगीचे तक पहुंचा है, इसलिए इसकी भरपाई भी बंसीलाल को ही करनी पड़ेगी। आपको वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर राजा बंसीलाल को अकेले ही पत्तियां लाने के लिए जजंत्रम पहाड़ियों में भेज देता है। वहीं सोनालाल अपने मित्र के लिए बहुत ही चिंतित था। कुछ ही समय में बंसीलाल उस पेड़ को ढूंढते ढूंढते जजंत्रम पहाड़ियों के जंगल में पहुंच जाता है। हे भगवान, यहाँ तो बहुत सारे पेड़ हैं। क्या करूं, कैसे पता करूं? आखिर इन सब में वह जादुई पेड़ कौन सा है? मैं ऐसा करता हूँ, इसी स्थान पर जोर जोर से आवाज लगाता हूँ। यदि यहाँ पर कोई जादुई पेड़ होगा तो वह जरूर बोलेगा, हे जादुई पेड़, तुम कहाँ हो? मुझे आपकी पत्तियों की आवश्यकता है, कृपया मेरी मदद कीजिए। इंसान, क्यों नहीं, मैं तुम्हें अपनी पत्तियां दे सकता हूँ। यदि तुम मेरे 3 पहेलियों के सही जवाब दोगे तो मैं तुम्हें अपनी पत्तियां दे सकता हूँ। लेकिन याद रहे, यदि तुमने मेरी पहेलियों के गलत जवाब दिए तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बंदी बना लूंगा। ठीक है वृक्ष देवता, आप अपनी पहेली पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिर बताओ मेरी पहली पहेली। ऐसा क्या है जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते? बंसीलाल पहेली सुनकर डर जाता है और सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसे उस पहेली का जवाब नहीं पता था। मुझे लगता है तुम्हें मेरी पहेली का जवाब नहीं पता है। चलो मेरी दूसरी पहेली सुनो।
मैं अलबेला कारीगर, काटू काली घास, राजा रंग सिपाही, सिर झुकाते मेरे पास। मुझे लगता है तुम्हें मेरी दूसरी पहेली का उत्तर भी नहीं पता है। चलो अब मेरी तीसरी पहेली सुनो। ऐसा क्या है जो चलता तो है लेकिन उसके पास पैर नहीं है? बताओ।